हेलो एवरीवन्स। आज हम हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ब्लड को लेकर आए हैं और आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में जानेंगे कि ब्लड क्या है, इसका फॉर्मेशंस कैसे होता है, ब्लड कंपोनेंट्स क्या हैं, ब्लड का कार्य क्या है, हमारी बॉडी में ब्लड ज़रूरत क्यों है। इसके अलावा ब्लड से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल भी जानेंगे जो आपको कंपटीशन या फिर आपके एकेडमिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए आप चलिए अपने लेक्चर्स की तरफ चलते हैं और हम समझते हैं कि ब्लड क्या है। देखिए, ब्लड एक कॉमन वर्ड है, ठीक है। क्या ब्लड है, इसको नॉर्मली हिंदी में रुधिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर कहते हैं, ठीक है। रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त। तो ब्लड कह लीजिए, रुधिर कह लीजिए, रक्त कह लीजिए, ये सब एक ही चीजें हैं, ठीक है। एक हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू वर्ड्स है। जो ब्लड होता है वो एक तरह का रेड वेस्कुलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? रेड वेस्कुलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। यहाँ पे सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू होगा, लेकिन हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, ये हम अभी आपको एक एक करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो ब्लड को क्या बोलते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है वो हम आप समझते हैं कि क्यों। टिश्यू क्या मतलब होता है? टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है? टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, बट ऐसे ग्रुप जो सिमिलर हो, मतलब जिनका फंक्शन, जिनका स्ट्रक्चर, जिनका कार्य लगभग लगभग एक जैसा हो। तो अगर ऐसे टिश्यू आपस में मिलते हैं, अगर ऐसी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है टिश्यू, ठीक है। दैट मीन्स जब सिमिलर फंक्शन और स्ट्रक्चर की कोशिकाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उनको टिश्यू कहते हैं। लेकिन जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोशिकाएं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर काम करती है, उन्हें कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में कॉमन एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, एक बताया ब्लड। ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं? आप अगर पढ़े होंगे कभी ब्लड, तो ब्लड में कई प्रकार की सेल पाई जाती है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आपने पढ़ा ही होगा इनके बारे में। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये 3 मेजर सेल्स होती हैं। तो ये अलग अलग सेल है, इनकी बनावट अलग है, इनका स्ट्रक्चर्स अलग है, इनका कार्य अलग है, बट तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसीलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अब इसको फ्लूइड क्यों कहते हैं? ब्लड को फ्लूइड क्यों कहते हैं? देखिए, ब्लड हमारी बॉडी में लिक्विड स्टेज में रहता है। कैसा रहता है? लिक्विड स्टेज में। और लिक्विड स्टेज को क्या बोलते हैं? फ्लूइड ही तो बोलते हैं ना। तो इसीलिए जो ब्लड होता है, ब्लड को हम कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, आप एक एक वर्ड पे ध्यान देंगे तो एक एक वर्ड का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको समझ में आना चाहिए। बिकॉज आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, किसी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का नाम बताइए। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में मोस्टली 2 होते हैं, ठीक है। एक तो ब्लड हो गया, क्या हो गया? एक ब्लड हो गया, और दूसरा जो होता है वो लिम्फ होता है, ठीक है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, एक ब्लड होता है, एक लिम्फ होता है। तो मोस्टली आपको ब्लड दिया जाएगा, है ना। तो आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं सवाल कि किसी कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन करिए, तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का है। अब बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू की बात कर ले, तो मैंने आपको बता दी कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि जब अब ये सब चीजें मैं आपको टिश्यू वाले चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हूँ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट में, बट यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बताते चल रहा हूँ। तो अगर आपको वो देखना है टिश्यू क्या है, तो वो टिश्यू के बारे में टिश्यू वाले लेक्चर में जाकर देख लीजिए। यहाँ मैं आपको कॉमनली बता रहा हूँ बस, ठीक है। जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? ब्लड होता है और लिम्फ होता है, राइट। और कनेक्टिव टिश्यू की बात कर ले, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड हो जाता है, बोन हो जाते हैं, कार्टिलेज हो जाते हैं, लिम्फ हो जाते हैं, ये सब कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल है। तो आपको बात समझ में आ गई? आगे चले। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब हमने सबका मतलब बता दिया। रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, रेड का मतलब है हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है, इसलिए रेड कहते हैं। फ्लूइड का मतलब है ये तरल अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में, इसीलिए उसको फ्लूइड कह दिए। कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लड में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं एक साथ मिलकर काम करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो अगर आप आगे चलते हैं, ब्लड के बारे में दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। देखिए, हम आराम से करेंगे, आराम से पढ़ेंगे और एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आप बैठ जाइए अपना नोट्स लेकर के,
आराम से पढ़िए, क्योंकि इस लेक्चर के बाद आपको ब्लड दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी पूरी गारंटी है। प्रॉपर पेन और कॉपी लेके बैठिए और हमारे साथ रीड करिए, ठीक है। तो ब्लड से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हर एक इंफॉर्मेशन पे मैं आपको बताता चलूंगा, किस तरह के सवाल वहां से पूछे जा सकते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, आधा घंटे का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, दैट्स नॉट पॉइंट। वक्त कितना लगता है ये मतलब नहीं, लेकिन इस लेक्चर के बाद आपको कहीं और जाके ब्लड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ब्लड की डिफिनीशन आपको समझ में आ गई होगी। तो पहला हो गया डिफिनीशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। हमारी बॉडी में, एक एडल्ट बॉडी में पूरी बॉडी का वेट का लगभग 6 से 10%, 6 से 10% क्या होता है, हमारे ब्लड का वेट होता है। जैसे सपोज दैट अगर आपकी बॉडी 100 किलो की है, भैया 100 किलो की बॉडी नॉर्मली नहीं होती, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो 100 किलो अगर आपकी बॉडी है तो इसमें से 6 जो केजी है, 6 केजी जो है या 6 लीटर जो है वो कम से कम ब्लड रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन ये जब आपकी 100 किलो की बॉडी होगी तब। लेकिन नॉर्मली लोगों की बॉडी 100 किलो की नहीं होती। नॉर्मली जो बॉडी होती है वो कितनी होती है लोगों की बॉडी, वो होती है 60 से 80 के बीच में, ठीक है। अब 60 से 80 के बीच में होती है तो ऐसे बॉडी में 4 लीटर से लेकर के 6 लीटर ब्लड पाया जाता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ओवरऑल परसेंटेज में आपको इसलिए बता दिया क्योंकि बॉडी का वेट अलग अलग हो सकता है, तो बॉडी के वेट के अनुसार उस बॉडी में ब्लड पाया जाता है। तो 6% से लेकर 10% तक टोटल बॉडी वेट का। अब बॉडी अगर 100 किलो का है तो कम से कम 6 लीटर, ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर। बॉडी 50 किलो का है तो कम से कम 3 लीटर, ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर। तो ये एक अप्रोक्सीमेटली परसेंटाइल है जो आपकी बॉडी में ब्लड पाए जाते हैं। इज इट क्लियर? तो दूसरा जो सवाल है वो है कि हमारी बॉडी में ब्लड कितना पाया जाता है। तो बॉडी का जितना वेट है उसका 6 से 10% जो होता है वो ब्लड का वेट होता है। तो इसका मतलब 6 से 10% ब्लड पाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हो गई। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो ब्लड होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है। क्या होता है? एल्कलाइन नेचर का होता है। एल्कलाइन नेचर मतलब क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अम्ल और क्षार जानते हैं ना, जिसका pH 7 होता है वो न्यूट्रलाइज होता है, जिसका pH 7 से ज्यादा होता है वो एल्कलाइन होता है, और जिसका pH 7 से कम होता है वो एसिडिक होता है। ये आपने पढ़ा होगा हमेशा। तो जो pH होता है ब्लड का वो एल्कलाइन नेचर का होता है, इसका मतलब है pH 7 से ज्यादा होता है। तो जो ब्लड का pH होता है वो 7.4 होता है एवरेज। कितना होता है? ठीक है। अब आपको ये pH कहीं आपको मिल जाएगा 7.35 से लेकर 7.45। तो भाई अब घबराइएगा नहीं, मैंने आपको एक एवरेज pH बताया। तो आपको बुक्स में लिखा मिल सकता है कि ब्लड का pH 7.35 से 7.45 हो सकता है, दैट्स आल्सो गुड, वो भी गलत नहीं है। और ये मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ, अगर इन दोनों का मीन निकालोगे आप तो मीन आएगा 7.4। तो जो ब्लड का pH होता है वो 7.4 होता है, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्लड का pH कितना होता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में, चाहे आप रेलवे का पेपर दे रहे हो चाहे एसएससी का पेपर दे रहे हो, वहां पे पूछा जाता है कि ब्लड का pH क्या होता है। तो ब्लड अल्कलाइन नेचर का होता है और वो उसका pH जो होता है 7.4 होता है। या पूछा जा सकता है किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, न्यूट्रल होता है, या अल्कलाइन नेचर का होता है। तो ब्लड जो होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है और pH जो होता है वो कितना होता है? 7.4। ठीक है, आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो ब्लड से संबंधित पूछी जाती है, जो अगर आप मेडिकल फील्ड में कर रहे हैं तो वहां पे कॉमनली बहुत पूछी जाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊंगा, टेक्निकल डेफिनेशन बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिनोट करती है, वो बताती है कि वो कितना कंसंट्रेट है, किसकी अपेक्षा? डिस्टिल्ड वाटर की अपेक्षा। डिस्टिल्ड वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1। क्या होती है? डिस्टिल्ड वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1। अब अगर कोई चीज, किसी चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है वो पानी से ज्यादा कंसंट्रेट है, और अगर किसी चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है तो इसका मतलब है उसका जो कंसंट्रेशन है वो पानी से कम है। ठीक है, तो एक सिंपल टर्म है, जब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ाई जाएगी खासकर क्लिनिकल पैथोलॉजी में, तब इसको मेडिकली टर्म में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये आप एक जानने के लिए आपको बता रहा हूँ जो सिंपल वर्ड। ठीक है, जो ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो होता है 1.055 से 1.062। तो याद रखें, स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी सवाल पूछा जाता है। अभी आरआरबी का पेपर था उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी से पूछा गया था, लैब टेक्नीशियन आरआरबी का था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
और ये तो होल ब्लड का हो गया, क्योंकि आप जानते हैं ब्लड में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा और डीप में चले जाते हैं और वो पूछ लेते हैं कि प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, क्योंकि प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अभी प्लाज्मा की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.030, ठीक है। और डीप में जाते हैं तो आपसे वो पूछ लेते हैं कि आरबीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, ठीक है, ब्लड में। तो अगर ब्लड में आरबीसी जो है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.090, मतलब 1.09। ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है। तो ये है आरबीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये है प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ये है ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब आप ये तीनों सवाल लिख लें, ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी और आरबीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये तीनों सवाल पूछे जा सकते हैं। ये डीप सवाल से लैब टेक्नीशियंस के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहां पे पूछे जा सकते हैं। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो ब्लड के बारे में बेसिक हो गया कि ब्लड क्या है, ब्लड कितना हमारी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। अब हम ब्लड के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, कार्य के बारे में बात करते हैं कि ब्लड का कार्य क्या होता है। तो ब्लड का मुख्य जो काम होता है, ब्लड हमारी बॉडी का एक इंटरनल ट्रांसपोर्टर है। क्या है? एक इंटरनल ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर। अब ये इंटरनल ट्रांसपोर्टर मैं क्यों कह रहा हूं ब्लड को? देखिए, जैसे हमारे आपके यहाँ पे क्या होता है कि अगर कभी कोई चीज ले आना होता है, कोई चीज कहीं ले जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल मंगाते हैं और ट्रांसपोर्ट व्हीकल में चीजों को रख करके एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर जब मोस्ट ऑफ अच्छी चीजें, चाहे बेकार की चीजें, या कूड़ा कबाड़ ले आना होगा, या फिर घर में फर्नीचर लाना होगा, या टूटा फर्नीचर ले जाना पड़ेगा, तो आप क्या करते हैं, अब कहीं जो गाड़ी वाला होता है उसको फोन करते हैं, भैया आ जाओ, मेरे घर में ये कूड़ा कबाड़ है, इसको लेकर बाहर चलना है, बाहर फेंकना है या बाहर से ले आना है अपने घर के अंदर। तो आप एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो ब्लड जो होता है हमारी बॉडी का, वो पूरा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी में अच्छी और बुरी, मतलब यूजेबल प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन करता है वो होता है ब्लड गैसेस। क्या होता है वो? ब्लड गैसेस। तो बेसिकली ब्लड का मुख्य कार्य ट्रांसपोर्टेशन ही होता है। ब्लड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड कार्बन मोनोऑक्साइड भी जरूरत पड़ने पे ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ये सारा का जो सारा ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है वो कौन करता है? वो ब्लड करता है। तो अभी हम ब्लड का जो फंक्शन है उसको आगे चल के अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो ब्लड तो पढ़ ले कि ब्लड क्या है, ब्लड फंक्शन तो हम पढ़ेंगे ही, पहले हम ये तो समझ ले कि ब्लड क्या है। तो ब्लड की मैंने बेसिक डेफिनेशन बता दिया, मैंने आपको पीएच बता दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दी और वॉल्यूम बता दिया, हमारी नॉर्मल बॉडी में कितना ब्लड पाया जाता है, दैट्स ऑल। अब ब्लड के कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। किसके बारे में? कंपोजिशन। थोड़ा सा स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो देखते रहिएगा, संशोधित कर लीजिएगा। एक्चुअल में जो हमारा ब्लड होता है, होल ब्लड होता है, वो लिक्विड दिखता है, एक्चुअल में वो लिक्विड होता नहीं है। अगर आप ब्लड को कभी निकाल के रख देंगे ना, तो आप देखेंगे कि कुछ पार्ट नीचे सेटल डाउन हो गया और लिक्विड पार्ट ऊपर उठ गया। तो इससे ये समझ में आता है कि ब्लड में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक जो होता है वो होता है ब्लड का सॉलिड या सेलुलर कंपोनेंट। क्या होता है? एक ब्लड में सेलुलर कंपोनेंट होता है और दूसरा जो होता है वो लिक्विड कंपोनेंट्स होता है। तो ब्लड में मेजर रूप से दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक सेलुलर कंपोनेंट्स होता है और एक लिक्विड कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। क्या होता है? एक सेलुलर कंपोनेंट और एक लिक्विड कंपोनेंट। तो टोटल ब्लड का जो सेलुलर कंपोनेंट्स होता है वो कितना होता है? वो 45% होता है, ठीक है। कितना होता है? जो सेलुलर कंपोनेंट्स होता है वो कितना होता है? 45%। देखिए यहाँ पे मिस टाइपिंग है, आप इसको ध्यान मत दीजिएगा। जो सेलुलर कंपोनेंट्स होता है वो होता है 45%, ठीक है। और जो लिक्विड कंपोनेंट्स होता है वो होता है 55%। कितना होता है? 55%, ठीक है। अब लिक्विड ज्यादा होता है इसीलिए आपको ब्लड लिक्विड जैसा स्थिति में दिखाई देता है। तो जो सेलुलर कंपोनेंट होता है ब्लड का, वो क्या होता है? वो अलग अलग सेलुलर स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। जैसे सबसे पहला सेलुलर जो स्ट्रक्चर होता है वो होती है आरबीसी। ब्लड में आरबीसी होती है सेलुलर स्ट्रक्चर में, डब्ल्यूबीसी होती है जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स होता है। ये तीन तरह के सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ये देखिए ब्लड में पाए जाते हैं। इसका ये मतलब है कि ब्लड एक्चुअल में लिक्विड है नहीं, वो आपको लिक्विड स्टेज में दिखाई दे रहा है, उसमें सेलुलर कंपोनेंट भी है।
सॉलिड कंपोनेंट भी है, और सॉलिड कंपोनेंट या सेलुलर कंपोनेंट्स के रूप में यहाँ पे मुख्य रूप से 3 सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या इसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? और प्लेटलेट्स होता है। क्लियर? और जो लिक्विड कंपोनेंट होता है वो 55% होता है, और इस लिक्विड कंपोनेंट को कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। राइट? लिक्विड कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। क्लियर है ना? आगे चले। अब ये जो प्लाज्मा होता है, ये जो सेलुलर कंपोनेंट्स होता है, इनके बारे में हम यहाँ पे ब्राइट में शॉर्ट में जानेंगे। उसके बाद हम एक एक कंपोनेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। जैसे आरबीसी क्या है उसके बारे में हम यहाँ बेसिक मॉर्फोलॉजी जान लेते हैं, डब्ल्यूबीसी की बेसिक मॉर्फोलॉजी जान लेते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में बेसिक जान लेते हैं, और बाकी एक्सप्लेनेशन में पर्टिकुलर हम एक एक सेल को जब आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। या फिर यहाँ पे प्लाज्मा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए तो एक एक कंपोनेंट को स्टडी करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो मैं आपको पहले बताया कि जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, जो सॉलिड पार्ट्स होते हैं ब्लड के सेल्स पाई जाते हैं, उसमें 3 प्रकार के सेल पाई जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब आरबीसी को एक और नाम से जानते हैं। आरबीसी का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म हमने दिया है, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं कॉमनली, या कार्पुस्कुलर कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पुस्कुलर। और आरबीसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है इरिथ्रोसाइट्स। तो ये भी आपका कॉमन एक सवाल से, एक क्वेश्चन है, इरिथ्रोसाइट्स किसे कहते हैं? तो इरिथ्रोसाइट आरबीसी का दूसरा नाम है। इरिथ्रोज का मतलब होता है रेड। क्या? इरिथ्रोज। इरिथ्रोज का मतलब होता है रेड, और साइट का मतलब होती है सेल, लाल कोशिकाएं, दैट इज द इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है? तो आरबीसी हो गया। दूसरा जो सेल्स होता है, सेकेंड जो सेल्स होती है वो क्या होती है? वो होती है डब्ल्यूबीसी। क्या है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट कार्पोस्कुलर। और इसका जो दूसरा कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोस मतलब होता है कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस। और साइट्स का मतलब होता है सेल। दैट मीन्स ये जो डब्ल्यूबीसी होती है वो कलरलेस होती है। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज कभी मत होइएगा, उसका नाम व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। ठीक है? वो व्हाइट नहीं होती। जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं वो सिर्फ नाम उनका होता है कि व्हाइट ब्लड कार्पोस्कुलर या व्हाइट ब्लड सेल्स। वो एक्चुअल में व्हाइट नहीं होती। वो क्या होती है? वो कलरलेस होती है, और उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है? ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट में कंफ्यूज मत होइएगा। ल्यूकोसाइट जो होती है वो डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, और लिम्फोसाइट जो होती है वो डब्ल्यूबीसी की प्रकार होती है। तो आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स होते हैं, एक ल्यूकोसाइट होता है, कोसाइट, और एक होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। तो ये ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट में आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा। ठीक है? क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ल्यूकोसाइट है एक लिम्फोसाइट है, वो कंफ्यूजन बहुत रहता है। तो आप ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी। ठीक है? तो और अगला जो सेल्स होता है वो होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? वो होता है प्लेटलेट्स। ये देखिए क्या? प्लेटलेट्स। इसको जो है वो थर्ड नेम, दूसरा इसका जो नेम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब जानते हैं। थॉम्बस का मतलब होता है थॉम्बस फॉर्मेशन या क्लॉट बनाना, सिंपल वर्ड में कह लें क्लॉट। ठीक है? या थॉम्बस फॉर्मेशन, और साइट्स मतलब सेल। ऐसी कोशिकाएं जो थॉम्बस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो क्लॉट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है? तो ये 3 प्रकार की ब्लड सेल्स होती हैं जो ब्लड में पाई जाती है। ठीक है? आगे चलते हैं। एक एक सेल के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रख लेते हैं, बेसिक जानकारी रख लेते हैं। बाकी आगे चल के नए जब लेक्चर्स पढ़ाऊंगा स्पेशली तो सब उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है? चलिए अब हम आरबीसी पढ़ लेते हैं कि ये आरबीसी क्या होती है। आरबीसी दैट मींस इरिथ्रोसाइट। तो मैंने आपको इरिथ्रोसाइट्स का मतलब बता दिया। इरिथ्रोज, इरिथ्रोज का मतलब होता है रेड, और साइट, साइट का मतलब होता है सेल, लाल कोशिकाएं, दैट इज द इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है? तो जो आरबीसी होती है ब्लड में, अगर नंबर ऑफ सेल्स की बात करें, नंबर ऑफ सेल, तो सबसे ज्यादा जो ब्लड सेल्स होती है, नंबर ऑफ सेल होती है, वो होती है आरबीसी। ठीक है? इसको आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहते हैं या कार्पोस्कुलर भी कहते हैं। ठीक है? तो आरबीसी की मार्फोलॉजी क्या होती है? आरबीसी की मार्फोलॉजी समझते हैं पहले। आरबीसी होता क्या है, कैसा दिखता है, कैसे पहचानेंगे? आरबीसी कलर में रेड होता है। क्या होता है? आरबीसी रेड कलर का होता है। ठीक है? अब ये रेड जो कलर इसका होता है, एक्चुअल में ये आरबीसी के अंदर एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। क्या पाई जाती है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और इस कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? एचबी, दैट मींस हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है, और उसी हीमोग्लोबिन के कारण पूरी की पूरी आरबीसी रेड दिखाई देती है। ठीक है? तो आरबीसी जो है वो रेड कलर की होती है, और बाई कॉनकेव शेप होती है। थोड़ा सा मैं इधर से स्पेस लेता हूं और बना के दिखाता हूं आपको। बाई कॉनकेव शेप। बाई कॉनकेव शेप मतलब देखिए ऐसे राउंड हो गया,
अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आप एक गुब्बारा ले लो, हवा उसमें भर दो, पूरे गोल का हो, और उस गुब्बारे को दोनों तरफ से ऐसे दबा दो, तो जब दबाएंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ बीच में धंस जाएगा और किनारे किनारे स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बाइकॉनकेव शेप। मुझे आप नहीं पता, हमारे जब हम बचपन में खेलते थे तो हमें मेले में जाते थे तो 5 रुपए का गुब्बारा देता था जो दोनों तरफ से ऐसे दबा हुआ होता था। तो अगर उसको देखें तो वो एक तरह से बाइकॉनकेव शेप मिलता है, कुछ इस तरह से। जैसे इस राउंड है, अब अगर मैं इसको ऐसे बीच से यहां से दबा दूं ऐसे, तो ये ऐसे दब जाएगा, ऐसे 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 बीच में दब जाएगा। तो जब इस तरह से दब जाता है इसको बोलते हैं बाइकॉनकेव शेप। तो आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव, बाई मतलब दो, कॉनकेव मतलब अवतल, द्वि अवतली होता है, ठीक है। नन न्यूक्लिएटेड, नन न्यूक्लिएटेड का मतलब है आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्या होता है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, डिस्क लाइक सेल्स होती है। तो आरबीसी एक रेड कलर की बाइकॉनकेव नन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। अगर इन शॉर्ट कहें तो आरबीसी जो है लाल कलर की होती है, दोनों राउंड को बीच में दोनों तरफ से दबा होता, धसा हुआ होता, दोनों तरफ बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर्स होती है ना। और इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जबकि न्यूक्लियस को रिप्लेस कर करके वहां पे एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जबकि न्यूक्लियस को रिप्लेस कर करके वहां पे एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हीमोग्लोबिन आ जाता है, ठीक है। आगे चले, ये तो हो गया आरबीसी का मार्फोलॉजी। तो अब आप मार्फोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। अब इसकी साइज की बात कर लेते हैं। तो जो आरबीसी की साइज होती है, क्या होती है, आरबीसी की जो साइज होती है वो होती है 7.2 माइक्रोन डायमीटर। देखिए 7.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये देखिए, मतलब जब भी कोई चीज होती है ना, डायमीटर का मतलब होता है व्यास। जब भी कोई गोलाकार की चीज होती है तो उसके केंद्र से होकर परिधि, दो परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, मैथमेटिकल फार्मूले में, मैथमेटिकल वर्ड्स में। वो मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता, शायद वो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, है ना। चलिए वो मैथ की बातें हैं, उसके बारे में नहीं बात करते। तो जब किसी वृत्त के केंद्र से होकर कोई रेखा गुजरती है और वो दोनों परिधि को टच करती है तो उसको बोलते हैं व्यास, ठीक है। तो जो व्यास होता है उसी को कहा जाता है डायमीटर। तो जो आरबीसी होती है, आरबीसी का जो डायमीटर होता है वो होता है 7.2 माइक्रोन डायमीटर। 7.2 माइक्रोन डायमीटर मतलब जैसे ये आरबीसी है तो यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, वो होगी 7.2 माइक्रोमीटर, ठीक है, 7.2 माइक्रोमीटर्स। तो इसकी जो साइज हो गई वो 7.2 माइक्रोमीटर्स हो गई। तो मार्फोलॉजी में हम क्या देखते हैं, शेप, साइज, कलर। तो साइज 7.2 माइक्रोमीटर, कलर रेड, और शेप बाइकॉनकेव डिस्क लाइक। क्लियर हो गया मार्फोलॉजी। अब आरबीसी के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, आरबीसी का कार्य क्या होता है। देखिए आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो करता है। एक्चुअल में आरबीसी अपना कोई बेसिक बहुत इंपॉर्टेंस काम नहीं करता, बल्कि ऑक्सीजन के अंदर जो जैसे होता है ना, हम राइफल लेके घूमते हैं लेकिन राइफल थोड़ा किसी को मारता है, अरे उसके अंदर की निकलने वाली गोली मारती है ना आदमी को। तो भाई ऐसे ही जो आरबीसी है ना, आरबीसी अपने अंदर क्या लेके घूमता है, हीमोग्लोबिन लेके घूमता है। ये आरबीसी है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, अब ये हीमोग्लोबिन को लेके चलता है। तो जो कार्य होता है ये क्या करता है, ये भाई साहब जो हीमोग्लोबिन इनके अंदर है ये सारा कार्य करते हैं। और आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है या हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य कह लीजिए, चाहे आरबीसी का मुख्य कार्य चाहे हीमोग्लोबिन का, जो मुख्य कार्य होता है वो होता है O2 ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन या आरबीसी क्या करता है, आपके लंग्स में जाता है। आप जो सर्कुलेशन सिस्टम आपने पढ़ा होगा कि सर्कुलेशन में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम आप जाके पढ़ सकते हैं, वहां पे मैंने बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है, राइट। तो यहाँ पे मैं सर्कुलेशन सिस्टम तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो चीजें जहां है वहीं पढ़ी जाए तो बेहतर है। तो अब जब ये ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो हमारे बॉडी में दो तरह के सर्कुलेशन होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि पूरा ब्लड लंग्स में जाता है और लंग्स से दोबारा हार्ट में आता है। और फिर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि यहाँ से प्यूरिफाइड ब्लड बॉडी में जाता है और फिर बॉडी से दोबारा लंग्स में आता है, यही होता है। तो जब पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है तो जो ब्लड होता है वो लंग्स में जब जाता है तो लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, क्योंकि हम बाहर से बार बार ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाता है, तो लंग्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो होता है वो ज्यादा होती है। और जो ये हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर,
इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति अच्छी होती है, बहुत अच्छी एफिनिटी होती है। तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। एक आरबीसी के अंदर जो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है। ठीक है, आगे चलिए। तो आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और ऑक्सीजन को बाइंड करके उसको लंग से निकाल करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराता है टिश्यू के पास। और टिश्यू के पास जब ले जाता है तो जैसे वो फेरी वाला नहीं होता भाई, वो क्या करता है, वो सामान लेके आता है आपकी गली में और बोलता है ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, तुम भी ले लो भाई, तुम भी ले लो। वैसे ही क्या करता है, जब ब्लड सिस्टम में सर्कुलेट करता है, ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करता है, तो जिन टिश्यू के पास ऑक्सीजन की कमी होती है, जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होता, वो उनको भी देता जाता है, ये लो भाई तुम भी ऑक्सीजन लो, तुम भी ऑक्सीजन लो, तुम भी ऑक्सीजन लो। ठीक है, सबको क्या करता है, वो ऑक्सीजन देता चला जाता है। तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। आरबीसी एक्चुअल में काम हीमोग्लोबिन कर रहा था, लेकिन हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर है तो नाम तो आरबीसी का ही होगा ना भाई। ठीक है, चलिए बात समझ आ रही है, आगे चलिए। अब ये हो गया आरबीसी का कार्य। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन करता है, आरबीसी करती है, हीमोग्लोबिन करती है। अब पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का भी बॉडी के टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो जब आरबीसी ऑक्सीजन को रिलीज कर देती है तो वो फ्री स्पेस हो जाता है उसके साथ। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करती है तो उसके पास फ्री स्पेस होता है। अब वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके लेके आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आएगी, कहां ले आएगी, लंग्स में। और लंग्स में फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं पे छोड़ देगी और फिर आपका लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, ऑक्सीजन की जो एफिनिटी होती है आरबीसी बाइंडिंग की, वो बहुत अच्छी होती है, ठीक होती है, अच्छे से बाइंडिंग करती है। लेकिन जब कभी आप ऑक्सीजन की जगह अपनी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं, जैसे आपने क्या किया, रूम जला करके अंगीठी जला लिया, आपने क्या किया, रूम बंद करके उसमें अंगीठी जला ली। अब अंगीठी जला लेंगे तो क्या होगा, वहां पे अंगीठी जब जलेगी, जो कोयला जलेगा, जो लकड़ी जलेगी, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिलीज होगा और आप उस रूम में हैं तो क्या होगा, आप सांस के साथ उस धुएं को लेंगे और धुएं के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी में चली जाएगी। मजे की बात बताएं, और कार्बन मोनोऑक्साइड की कोई अपनी प्रॉपर स्मेल नहीं होती, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आता यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड से। अब धीरे धीरे आप सांस के साथ लेते जाते हैं। लेकिन होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, मजे की बात आपको बताएं, कार्बन मोनोऑक्साइड की अपनी कोई स्मेल नहीं होती। और फिर जब रूम में धुआं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो आप सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ले लेते हैं। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड्स होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग करने की, वो क्या होता है, ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है। और क्या होता है, ऐसे कंडीशंस में क्या करता है, आरबीसी जो होता है वो ही ऑक्सीजन को भूल जाता है, कहता है भाई तुम कौन है यार, तुम्हें जरूरत नहीं है। जैसे वही होता है ना, आपका कोई दोस्त हो, आपका काम वो बेचारा रोज करता हो, लेकिन एक दिन कोई उससे अच्छा आपका दोस्त मिल जाए, जो उससे ज्यादा धनी हो, उससे ज्यादा पैसे वाला हो, या उससे ज्यादा आपके पास अट्रैक्टिव हो, तो आप क्या करते हैं, अपने पुराने दोस्त को कहते भाई अच्छा ठीक है तुम साइड में हो जाओ, हम इसके साथ जा रहे हैं। ठीक है, वही होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, जब लंग्स में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ये ज्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की। तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन को बाइंड करना छोड़ देता है, ऑक्सीजन को नहीं बाइंड करके कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाता है। अब क्या होगा, अब ये होगा ये कि जब ये टिश्यू के पास ले जाएगा तो वहां पे क्या होगा, अब इसके पास ऑक्सीजन तो है नहीं, टिश्यू को भाई चाहिए ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन नहीं तो कहेगा लो भाई ये लो कार्बन मोनोऑक्साइड लो, कार्बन मोनोऑक्साइड लो, तो सारे टिश्यू के पास ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर देता है। और ऐसे कंडीशन में क्या होती है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अगर यहां से इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं, मैं इतनी कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो किस गैस के साथ सबसे ज्यादा होती है, वहां पे ऑप्शन दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है, नाइट्रोजन के साथ होती है। इस तरह से सवाल दिए जाते हैं और ये सवाल पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी पहले भी। ठीक है, तो अब ऐसे में आपसे ये सवाल पूछा जाएगा तो आपके पास क्या जवाब होगा,
सबसे ज्यादा जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग के साथ, बाइंडिंग की, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है ना? तो ये तो हो गया आरबीसी का फंक्शन। आरबीसी का जो कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को ले जाके बॉडी टिश्यू को देना और बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ला करके लंग्स को देना। यही काम होता है आरबीसी का या हीमोग्लोबिन का। नॉर्मली हमारी आपकी बॉडी में आरबीसी कितनी पाई जाती है या कितनी संख्या में पाई जाती है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आरबीसी की संख्या बहुत होती है, इतना होती है कि आप इजीली काउंट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूं। देखिए, नॉर्मली अगर मेल बॉडी होती है, मेल बॉडी है, तो उसमें 4.5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन, 4.5 से लेके 5.5 मिलियन प्रति माइक्रोन लीटर। एक माइक्रोलीटर जो ब्लड होता है उसमें 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होती है। अब एक माइक्रोलीटर ब्लड कितना कम होगा आप समझ सकते हैं? आप नाप नहीं सकते। एक जो ड्रॉप गिरता है ना पानी का या ब्लड का, वो भी 50 माइक्रोन का होता है। 50 माइक्रोलीटर से लेकर 100 माइक्रोलीटर तक का ड्रॉप होता है। कितने माइक्रोलीटर का होता है? 100 माइक्रोलीटर का होता है जो एक ड्रॉप गिरता है। छोटा ड्रॉप रहेगा तो 50 माइक्रोलीटर का, बड़ा ड्रॉप रहेगा तो 100 माइक्रोलीटर का। तो अब आप सोचो, एक माइक्रोलीटर में 4.5 से 5.5 मिलियन, मतलब 45 लाख से 55 लाख आरबीसी है। तो एक ड्रॉप में कितना आरबीसी हो गई? अगर मान लो ज्यादा नहीं, एक ड्रॉप 100 माइक्रोलीटर का था, तो आपका ये कितना हुआ था? ये था 45 लाख। कितना था? 45 लाख। एक एग्जांपल मान ली, 45 लाख, 2 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ये तो एक माइक्रोलीटर में था और एक ड्रॉप 100 माइक्रोलीटर का होता है मान लीजिए, तो इसमें 100 से और गुणा कर देंगे तो 2 जीरो और हो जाएगा। अब लाख, करोड़, 10 करोड़, 45 करोड़ हो गया। कितने में? एक ड्रॉप ब्लड में। अब आप सोचो 1 ml में कितना होगा, 1 लीटर में कितना होगा? यू कांट काउंट, गिनती में नहीं बता पाओगे, इतनी संख्या में आरबीसी होती है। और यही रीजन है ब्लड रेड दिखाई देता है आपको, क्योंकि आरबीसी की नंबर ऑफ सेल्स इतनी ज्यादा होती है कि पूरे ब्लड में आरबीसी आरबीसी ही दिखाई देती है। और फिर आरबीसी रेड कलर की होती है तो पूरा रेड रेड दिखाई देगा। बात समझ में आ गई ना? क्लियर है? चलिए, तो ये हो गई आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू। तो मेल में आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू होती है 4.5 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर से लेकर 5.5 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर। और फीमेल में जो आरबीसी होती है वो कितनी होती है? वो होती है 4 मिलियन से लेकर के 5 मिलियन तक। कितना? और जो फीमेल में आरबीसी की संख्या होती है वो होती है 4 मिलियन से लेकर के 5 मिलियन तक। ठीक है, तो ये हो गई इनकी नॉर्मल वैल्यू। तो मार्फोलॉजी हो गई, नॉर्मल वैल्यू हो गई। अब लाइफ स्पेन की बात कर लेते हैं। तो लाइफ स्पेन में नॉर्मली आरबीसी जब एक बार बन जाता है, अब यहाँ पे सवाल है, आरबीसी की जो नॉर्मल लाइफ स्पेन होती है वो होती है 90 से 120 दिन। कितनी होती है? 90 से 120 दिन आरबीसी की लाइफ स्पेन होती है। ठीक है, एक बार जब आरबीसी आपके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती है तो वो 90 से 120 दिन तक रहती है। ठीक है, उसके बाद वो डेथ हो जाती है। अब आरबीसी बनती कहाँ है और डेथ कहाँ होती है, ये भी सवाल आता है, बहुत कॉमन सवाल है, बहुत पूछा जाता है। तो आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है वो एडल्ट बॉडी में रेड बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होता है? रेड बोन मैरो। अब ये रेड बोन मैरो क्या है, येलो बोन मैरो क्या है, व्हाइट बोन मैरो क्या है, आप बोन में जाएंगे, स्केलेटन सिस्टम में जाएंगे तो वहां पे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको ये सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीसी का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो रेड बोन मैरो में होता है। और खास करके एडल्ट बॉडी में ये जो रेड बोन मैरो का प्रोडक्शन होता है वो फ्लैट बोन और लॉन्ग बोन्स के अंदर होता है। ठीक है, क्लियर है? तो आरबीसी का ये प्रोडक्शन हो गया बोन मैरो में, लाइफ स्पेन 120 दिन हो गई। अब लाइफ आरबीसी डेथ कहाँ होती है? तो आरबीसी बेसिकली डेथ कहाँ होती है? आरबीसी की सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो होती है स्प्लीन में, और इसको ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको? स्प्लीन को। तो सवाल पूछा जा सकता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी के कब्रिस्तान किसको कहते हैं? आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है हम स्प्लीन को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई जो आरबीसी से संबंधित थी। तो आपको हमने आरबीसी की मार्फोलॉजी बता दी, आपको आरबीसी की नॉर्मल वैल्यू बता दी, आपको आरबीसी का लाइफ स्पेन बता दिया, आपको आरबीसी का फंक्शन बता दिया, और आपको आरबीसी का प्रोडक्शन साइट और डेथ साइट बता दी। अब जब भी आरबीसी से सवाल पूछे जाते हैं तो 90% सवाल यही से होते हैं कि आरबीसी का कार्य क्या होता है,
आरबीसी का लाइफ स्पेंस क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शंस कहाँ पे होता है। अब ये जो प्रोडक्शन वाला बात है ना, ये हीमेटोपोइसिस जब आपको पढ़ाएंगे वहां पे बहुत बढ़िया से बताएंगे, क्योंकि ये जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है ना, वो अलग अलग स्टेज में अलग अलग जगह होता है। जैसे इम्ब्रियोनिक स्टेज में जब यॉल्क सेक्स होता है तो अलग जगह पे होता है, फिर इम्ब्रियन और डेवलप होता है तो अलग जगह होने लगता है, फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो अलग जगह पे होने लगता है। तो ये स्टेज वाइज जो क्लासिफिकेशन है वो तो मैं आपको हीमेटोपोइसिस में ही पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा वो टॉपिक नहीं है। अब एक जगह सबको मिला के खिचड़ी नहीं बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जब आपको हीमेटोपोइसिस पढ़ाया जाएगा अगले लेक्चर, एक हफ्ते के अंदर में अगला लेक्चर हमारा आएगा, तो उसमें हम आपको हीमेटोपोइसिस का जब लेक्चर दूंगा तो वो उसमें आपको मिल जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये तो आरबीसी के बारे में हो गया। अब अगला जो सेल है वो क्या है, वो है डब्ल्यूबीसी। अब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पोस्कुलर। इसको दूसरा जो इसका जो नाम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का मतलब होता है, ल्यूकोस का मतलब होता है कलरलेस और साइट का मतलब सेल। तो जो डब्ल्यूबीसी होती है वो क्या होती है, वो कलरलेस होती है। कैसी होती है, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो कलरलेस होती है। ठीक है, चलिए आगे डब्ल्यूबीसी के बारे में और देखते हैं। नॉर्मली जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है उनकी वो दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड की गई है। कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाइड की गई, दो कैटेगरीज में, एक ग्रेनुलोसाइट्स में और एक एग्रेनुलोसाइट्स में। और इस कैटेगरीज में ग्रेनुलोसाइट्स में 3 प्रकार की सेल्स होती हैं और एग्रेनुलोसाइट्स में 2 प्रकार की सेल होती है। इस तरह से जो डब्ल्यूबीसी होती है वो 5 प्रकार की होती है और अलग अलग सेल की अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग मार्फोलॉजी होती है। ठीक है, तो अलग अलग कार्य और अलग अलग मार्फोलॉजी है। तो मैं यहाँ पे इन शॉर्ट आपको बताता चलूंगा, बाकी चल के जब डब्ल्यूबीसी पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। तो डब्ल्यूबीसी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 4000 से लेकर के 10,000 होती है प्रति माइक्रोलीटर या प्रति क्यूबिक एमएम। अब ये 4000 से 10,000 मैंने यहाँ पे लिखा है और 4000 से 10,000 बता रहा हूँ। कुछ जगहों पे आपको 4000 से लेकर के 11,000 मिल जाएगा, तो डोंट वरी, ये भी सही है, गलत नहीं है। तो आपको कहीं कहीं 4000 से 11,000 कुछ बुक्स में मिल जाती है, कुछ बुक्स में 4000 से 10,000 मिलती है। तो बोथ आर राइट्स, देयर इज नो इशू, आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछता है कि डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है तो आप बताएं 4000 से 10,000 बताएंगे तो भी ठीक है, 4000 से 11,000 बताएंगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज की गई है डब्ल्यूबीसी की सेल्स को। एक सेल्स को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और एक तरह के सेल्स को बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। अब ये ग्रेनुलोसाइट्स क्या है और एग्रेनुलोसाइट्स क्या है। अब ये ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स क्या है। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है कि ऐसी डब्ल्यूबीसी सेल्स जिसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कण पाए जाते हो, ऐसे ऐसे छोटे 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 ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हो, उनको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। और ग्रेनुलोसाइट्स में 3 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। जो पहला होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल, दूसरा इसिनोफिल, तीसरा बेसोफिल। न्यूट्रोफिल को एक और नाम से जानते हैं, थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं आपको तब दिखाई देगा। ये देखिए, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ये देखिए अब शायद दिखाई दे रहा होगा। तो जो ये ग्रेनुलोसाइट सेल्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स, दूसरे को इसिनोफिल और तीसरे को बेसोफिल्स। अब ये जो तीनों सेल्स हैं इनके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, छोटे छोटे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और इसीलिए इनको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स या ग्रेनुलर सेल्स बोला जाता है। ठीक है, और एक ग्रेनुलोसाइट्स में 2 प्रकार की सेल्स होती हैं और वो कौन कौन सी है, वो है एक लिम्फोसाइट्स और दूसरा मोनोसाइट्स। क्या है, एक है लिम्फोसाइट्स और दूसरा है मोनोसाइट्स। ये थोड़ा सा आपको डिस्प्ले में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो वॉइस को सुन करके आप टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, एक लिम्फोसाइट्स है, क्या है, लिम्फोसाइट, और दूसरा है मोनोसाइट्स। तो ये 2 तरह की एक ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। इसका मतलब जो होता है इसकी जो साइटोप्लाज्म होते हैं इसमें ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, इसमें छोटे छोटे कड़ लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। तो टोटल 5 प्रकार की क्या हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं पॉलीमार्फ। क्या बोलते हैं, पॉलीमार्फ। अब इसको पॉलीमार्फ क्यों बोलते हैं मैं आगे चल के अभी बताऊंगा। न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, ये तीनों ग्रेनुलोसाइट्स हो गए और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स ये दोनों क्या हो गए, एग्रेनुलोसाइट। जो मोनोसाइट्स होती है वो ब्लड की सबसे बड़ी सेल्स होती है। नॉर्मल ब्लड सेल्स में सबसे बड़ी सेल्स होती है कौन, मोनोसाइट्स। तो अगर आपको लार्जेस्ट ब्लड सेल्स पूछा जाए तो वहां पे आपके लिए ऑप्शन है मोनोसाइट्स। क्या, जब भी आपको कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए कि लार्जेस्ट ब्लड सेल्स कौन सी होती है
तो लार्जेस्ट ब्लड सेल कौन होती है? मोनोसाइट्स होती है। इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? चले आगे, ठीक है। और अगर स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स पूछी जाए तो स्मॉलेस्ट में आप कई चीजें ध्यान में रखेंगे। आप वहां पे देखेंगे कि स्मॉलेस्ट कार्पस्कुलर पूछा जा रहा है या स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी पूछी जा रही। अगर आपसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी पूछी जाती है तो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है लिम्फोसाइट्स। और अगर स्मॉलेस्ट कार्पोस्कुलर सेल्स पूछा जा रहा है तो ब्लड में सबसे जो छोटा स्ट्रक्चर्स होता है वो होता है प्लेटलेट्स का, ठीक है। बट एक्चुअल में प्लेटलेट्स एक सेल नहीं होती है, एक फ्रेगमेंट्स होता है, ठीक है। और उसके बाद जो साइज होती है वो आरबीसी की साइज होती है, और फिर जाकर के लिम्फोसाइट्स, और उसके बाद अलग अलग सेल्स है जिनकी साइज होती है। तो अगर अकॉर्डिंगली देखें तो सबसे जो छोटी सेल्स है वो कौन सी है? वो प्लेटलेट्स है, ठीक है। उसके बाद फिर आरबीसी है, कौन है? आरबीसी है। और उसके बाद फिर डब्ल्यूबीसी है, और डब्ल्यूबीसी में जो सबसे बड़ी सेल्स है वो होती है मोनोसाइट्स। क्या होती है? मोनोसाइट्स। क्लियर है ना? आगे चले, ये ब्लड सेल्स हो गया। अब आगे चलते हैं, हम आपको शॉर्ट में फटाफट इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट के बारे में एक एक लाइन बताते चलते हैं, फटाफट बताएंगे, ठीक है। बाकी जो डब्ल्यूबीसी होगी उसके बारे में हम अलग से जब लेक्चर में पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले ग्रेनुलोसाइट्स में देख लेते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स मैंने आपको बताया कि ग्रेनुलोसाइट्स में 3 प्रकार की सेल्स होती है। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल होती है या पॉलीमार्फ, इसी को बोलते हैं, बेसोफिल्स होती है और इस्नोफिल्स होती है। ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं किसको है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ग्रेनुलोसाइट्स किसको कहते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है ऐसी सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में क्या हो? ग्रेनुल्स हो। क्या हो? साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स हो, उनको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। क्लियर है ना? चले आगे, ठीक है। तो अब ग्रेनुलोसाइट्स में 3 प्रकार की सेल्स है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल क्या है इनके बारे में शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, न्यूट्रोफिल जो होता है टोटल डब्ल्यूबीसी का 40 से 70% होता है। यहां पे हमने आपको न्यूट्रोफिल का इमेज भी दिखाया है, थोड़ा सा आप देखें, ये देखिए। न्यूट्रोफिल जो होता है वो टोटल डब्ल्यूबीसी का, जैसे जितनी भी डब्ल्यू ल्यूकोसाइट्स होती है उसका 40 से 70% अकेले न्यूट्रोफिल होता है। कितना? 40 से 70%। क्लियर है? अब न्यूट्रोफिल की आइडेंटिफिकेशन मार्फोलॉजी जो होती है वो पॉलीलोबेड होती है। पॉलीलोबेड मतलब यहाँ पे देखिए, एक लोब ये है, एक लोब ये है, एक लोब ये है, ये, और एक लोब ये है। तो अगर ये सेल देखें तो इसमें 4 लोब है, तो इसी को बोलते हैं ये पॉलीलोबेड होती है। तो जो न्यूट्रोफिल होती है वो पॉलीलोबेड्स होती है। इसमें नॉर्मली 3 से 5 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 3 से 5 लोब होते हैं नॉर्मल न्यूट्रोफिल में। बट कभी कभी न्यूट्रोफिल में लोबों की संख्या ज्यादा हो जाती है, उसको बोलते हैं पॉलीलोबलाइजेशन, ठीक है, पॉलीमॉर्फोलॉजी बोलते हैं उसको। तो ये लोब की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जैसे ये देखिए, ये सेल देखें आप, ये सेल, ये एक आरबीसी सेल है। अगर आप इसका साइटोप्लाज्म देखें, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक एरिया देखें, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन यहीं पे ये सेल देखें, ये न्यूट्रोफिल है। इस सेल में आप देखें, यहाँ पे धीरे धीरे छोटे छोटे ब्लू ब्लू कलर के कण दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? छोटे छोटे ब्लू कलर के कण दिखाई दे रहे हैं। और यही जो कण है इन्हीं को ग्रेनुल्स कहा जाता है, और इसीलिए इनको कहा जाता है ग्रेनुलोसाइट्स। तो ये सब न्यूट्रोफिल है, ये भी न्यूट्रोफिल है, ये भी न्यूट्रोफिल है, ये भी न्यूट्रोफिल है। तो यहाँ पे देखिए 4 ग्रेनुल्स, 4 न्यूक्लियस के लोब है, यहाँ पे भी 4 न्यूक्लियस के लोब है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 लोब इसमें भी है। तो जो न्यूट्रोफिल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो पॉलीलोबेड होता है, मतलब 3 से लेके 5 लोब तक में बटा हुआ होता है, और उसमें बहुत फाइन छोटे छोटे ग्रेनुल्स पाए जाते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर न्यूट्रोफिल की साइज की बात कर ले तो इसकी जो साइज होती है वो 12 से लेकर के 16 माइक्रोमीटर डायामीटर होती है। कितना होता है? डायामीटर्स होता है 12 से लेकर 16 माइक्रोन डायामीटर तक का, ठीक है, इसकी साइज होती है। कलर जो होती है, कलर नॉर्मली कलरलेस होता है, लेकिन जब इसको स्टैन करते हैं, कलर करते हैं, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, और जो साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है वो पिंकिश कलर की दिखाई देती है। नॉर्मली अगर लाइफ स्पेन की बात करें, लाइफ स्पेन क्या होती है, तो नॉर्मली जो न्यूट्रोफिल की लाइफ स्पेन होती है वो 3 to 5 डेज होती है। एक बार जब न्यूट्रोफिल प्रोड्यूस होता है तो 3 से 5 दिन तक लाइफ सर्वाइव करता है, उसके बाद धीरे से वो डेथ हो जाता है, ठीक है। ये तो रहा न्यूट्रोफिल के बारे में। तो हमने आपको यहाँ पे न्यूट्रोफिल की साइज बता दी, इसका परसेंटेज बता दिया, इसकी मार्फोलॉजी बता दी, इसकी लाइफ स्पेन बता दी। अब ये जो साइज है वो हमने 12 से 16 माइक्रोमीटर डायमीटर लिखाया है, बताया है। हो सकता है आपको कहीं 15 भी मिल जाए, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, वो भी ठीक है, नॉर्मली है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सेल्स है वो बेसोफिल्स है, ठीक है। अब बेसोफिल्स क्या होता है? बेसोफिल जो होता है ये भी एक ग्रेनुलोसाइट सेल्स है। क्या है? एक ग्रेनुलोसाइट्स है, ठीक है।
अब इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स तो पाए ही जाते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्यूलेटेड नहीं होता, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस होता है बेसोफिल का वो किडनी शेप होता है। कैसा होता है? किडनी शेप होता है, ठीक है। बहुत स्लाइटली लोब्यूलेटेड होता है, एक ही लोब होता है, वो किडनी शेप होता है, लोब्यूलेटेड होता है। लेकिन जो इसमें ग्रेनुल्स पाए जाते हैं वो बड़े ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। अभी तक उसमें जो ग्रेनुल्स थे वो बहुत माइन्यूट थे, लेकिन इसमें जो ग्रेनुल्स होते हैं वो कोर्स ग्रेनुल्स होते हैं। कैसे होते हैं? कोर्स ग्रेनुल्स होते हैं, और वो ग्रेनुल्स वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि पूरे न्यूक्लियस को कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए, बगल में मैंने कुछ बेसोफिल का माइक्रोस्कोपिक इमेज लगा रखा, देखिए जैसे ये इमेज है, ये देखिए, एक ये बेसोफिल है, एक ये बेसोफिल लगाया। अब आप इसमें अगर ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे न्यूक्लियस ही नहीं दिखाई दे रहा होगा कि न्यूक्लियस कहाँ है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो ये ग्रेनुल्स है, ये काफी बड़े साइज के होते हैं, और ये ग्रेनुल्स इतने बड़े होते हैं कि पूरे सेल के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं, और ओवरलैप्ड होने की वजह से न्यूक्लियस प्रॉपर क्लियर समझ में नहीं आता। ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है, थोड़ा सा जूम करके हमने यहाँ पे लगाया है। तो बेसिकली जो बेसोफिल्स होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो स्लाइटली लोब्यूलेटेड होता है, या फिर कह सकते हैं किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है, और खंडित में नहीं होता, अलग अलग पार्टों में नहीं बटा हुआ होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन वो न्यूक्लियस बड़े बड़े ग्रेनुल से पूरा ओवरलैप्ड होता है, कवर्ड होता है, जिसके वजह से वो प्रॉपर बेसोफिल का न्यूट्रोफिल सॉरी बेसोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। बेसोफिल का अगर नॉर्मल वैल्यू करें तो टोटल ल्यूकोसाइट्स की बात में, अगर बेसोफिल की नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो टोटल ल्यूकोसाइट में या टोटल डब्ल्यूबीसी में 2% से कम भी, कितना, लेस देन 2%, लेस देन 2%, ठीक है। तो अगर ग्रेनुल्स की बात करें तो लेस देन 2%, कितना, लेस देन 2%, 2% से भी कम बेसोफिल पाया जाता है टोटल डब्ल्यूबीसी में, टोटल ल्यूकोसाइट्स में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेल की बात करते हैं। नेक्स्ट जो सेल्स है वो है हमारा इस्नोफिल। क्या है? इस्नोफिल्स। चलिए इस्नोफिल की बात कर लेते हैं। अब जो इस्नोफिल सेल्स होता है ये नॉर्मली हमारी बॉडी में टोटल ल्यूकोसाइट का 2% से लेकर के 8% तक होता है, या 2% से लेकर 6% तक कहीं आपको मिल जाएगा। तो टोटल ल्यूकोसाइट का 2 से 8% होता है। इसके जो ग्रेनुल्स होते हैं वो ग्रेनुल्स भी, इसमें भी कोर्स ग्रेनुल्स होते हैं, और वहां पे भी बेसोफिल में कोर्स ग्रेनुल्स था, लेकिन बेसोफिल के जो कोर्स ग्रेनुल्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से वो पर्पल कलर ले लेते हैं। लेकिन इस्नोफिल का जो कोर्स ग्रेनुल्स होता है वो एसिडिक नेचर होता है, और सॉरी वो बेसिक नेचर का होता है, और जिसके कारण वो रेड कलर की डाई से कलर होता है, योसिन से कलर होता है, और वो पिंक कलर का दिखाई देता है। तो यूसिनोफिल की जब माइक्रोस्कोपिक आप करेंगे तो माइक्रोस्कोप में यूसिनोफिल के ग्रेनुल्स बड़े बड़े दिखाई देंगे और पिंक कलर के दिखाई देंगे। इसके अलावा इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्यूलेटेड होता है, उसका न्यूक्लियस 2 लोब में बटा होता है, एक ये देखिए, एक ये देखिए, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है, मैं आपको इस्नोफिल की साइज दिखाता हूँ थोड़ा सा इधर करके, हाँ, और जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए, तो जो इस्नोफिल है इनका जो न्यूक्लियस होता है, अब थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करके फिर दिखाता हूँ, आपको अच्छे से दिखे, ये देखिए। अब जो ये इस्नोफिल की मॉर्फोलॉजी में देखेंगे तो इस्नोफिल में जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, बाइलोबेड होता है। ये देखिए, एक लोब ये है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ नहीं दिख रहा तो इसको लेते हैं, ये देखिए, और दूसरा लोब ये है, ये देखिए। बाइलोबेड इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है। इसके अलावा इसमें जो ग्रेनुल्स होते हैं वो लार्ज साइज के ग्रेनुल्स होते हैं, बड़े बड़े ग्रेनुल्स होते हैं, और पिंक कलर के होते हैं, पिंक कलर के स्टैंड होते हैं। पिंक कलर के स्टैंड इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो ग्रेनुल्स होते हैं ये सब बेसिक नेचर के होते हैं, और बेसिक नेचर होने के कारण एसिडिक डाई से ये कलर्ड होते हैं। कैसे कलर्ड होते हैं? एसिडिक डाई से। जबकि न्यूक्लियस जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, और इसलिए बेसिक डाई से कलर हो जाता है। तो ये बेसिक डाई से कलर होते हैं, और जो स्टेनिंग यूज होती है, रोमेनोवस्की ग्रुप की कोई भी स्टेनिंग होती है उसमें बेसिक डाई एसिडिक डाई के रूप में इयोसिन एजोर यूज होता है, और वो क्या होता है, वो पिंक कलर की डाई होती है, और वहां पे पिंक कलर जनरेट करता है। तो अगर आप माइक्रोस्कोप में इस्नोफिल को देखेंगे तो उसमें बड़े बड़े ग्रेनुल्स दिखाई देंगे और न्यूक्लियस बाइलोबेड होगा। साइज की बात करें तो साइज इसकी जो होती है वो होती है 12 से लेकर के 16, लगभग वही माइक्रोन डायमीटर, माइक्रोमीटर डायमीटर। साइज लगभग वही होती है जो कि न्यूट्रोफिल की साइज थी। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल, इन तीनों की साइज लगभग सेम होती है, एग्जैक्ट सेम नहीं होती, लगभग लगभग सेम होती है, जिसमें बेसोफिल थोड़ी सी छोटी साइज का होता है, ठीक है।
आगे चलें, चलिए इसको छोटा करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये हो गया। अब इस्नोफिल की नॉर्मल वैल्यू बता दी हमने, इस्नोफिल की मार्फोलॉजी बता दिया। अगर इस्नोफिल के फंक्शन की बात करें तो इस्नोफिल जो होता है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए जाना जाता है, या इस्नोफिल की फंक्शन की बात करें तो इस्नोफिल का जो मुख्य फंक्शन होता है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, एलर्जिक इन्फेक्शन में रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। तो वो हो गया इस्नोफिल का फंक्शन। चलिए आगे चले। अगला है ग्रेनुलोसाइट्स। अब ग्रेनुलोसाइट्स में दो तरह की सेल्स होती है, एक होती है लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और एक होती है मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट्स क्या है, अब यहाँ पे जैसे आपको समझ में आ गया कि ये एग्रेनुलोसाइट सेल्स है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स का मतलब है कि ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स नहीं पाए जा रहे हो, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स नहीं पाए जा रहे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है कि ऐसी डब्ल्यूबीसी सेल, क्या ऐसी डब्ल्यूबीसी सेल जिनके साइटोप्लाज्म में क्या ना हो, ग्रेनुल्स ना हो, ठीक है। अब एग्रेनुलोसाइट्स में बेसिकली दो तरह की सेल्स होती है, एक लिम्फोसाइट्स होता है और एक मोनोसाइट्स होता है। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होती है। क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है किसकी? डब्ल्यूबीसी की, ठीक है। और मोनोसाइट्स सबसे लार्जेस्ट सेल होती है डब्ल्यूबीसी की, या पूरे ब्लड सेल की सबसे लार्जेस्ट होती है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट का जो नॉर्मल वैल्यू होती है टोटल टीएलसी या टोटल ब्लड सेल्स की बात करें तो लिम्फोसाइट 20% से लेकर के 40% तक, कितना? 20% से लेकर 40% तक हमारे टोटल ल्यूकोसाइट्स का होता है। और मोनोसाइट जो होता है वो 2% से लेकर के 10% तक, कितना? 2% से लेकर 10% तक क्या होता है? मोनोसाइट्स होता है। अगर मार्फोलॉजी की बात करें तो जो लिम्फोसाइट्स होता है वो स्मॉलर सेल्स होती है, और इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी राउंडेड होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स क्या होती है? स्मॉलर होती है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी राउंडेड होता है। देखिए इसमें न्यूक्लियस पूरा राउंडेड राउंडेड न्यूक्लियस दिख रहा है। इसके अलावा एक और खासियत होती है कि जो न्यूक्लियस होता है ओवरऑल 80% सेल को कवर करके रखता है। मतलब ज्यादातर जो सेल एरिया होता है, फ्री एरिया बहुत कम होता है। 80 से 90% एरिया जो होता है वो न्यूक्लियस के द्वारा ही कवर किया गया होता है। यहाँ पे सेल भी राउंडेड है और इसका न्यूक्लियस भी राउंडेड होता है, ठीक है, और इसमें ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते। ये बेसिक मार्फोलॉजी होती है लिम्फोसाइट की माइक्रोस्कोप में आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप का आपको इमेज दिखा रहा हूँ, आप इसको आसानी से देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप में जाकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। परसेंटेज मैंने आपको बता दिया कि 20 से 40% पाया जाता है। फंक्शन क्या होता है? लिम्फोसाइट का जो मुख्य फंक्शन होता है वो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। आगे चले, ठीक है। अगला है मोनोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स जो होता है वो, ठीक है, ये है मोनोसाइट्स। अभी क्यों लार्ज हो रहा है? चलिए अब इनकी मार्फोलॉजी देखिए, ये है मोनोसाइट। मोनोसाइट्स में जो न्यूक्लियस अगर आप देख रहे होंगे तो स्लाइटली लोब्यूलेटेड होता है, और ये जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल किडनी शेप्ड है इसमें, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। और ये सबसे लार्जेस्ट सेल होती है ब्लड की। इसके अलावा जो इसका साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये बिल्कुल से पूरा क्लियर एरिया होता है। क्या होता है? ये बिल्कुल से क्लियर एरिया होता है। ये जो साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। तो मोनोसाइट्स जो होता है वो डब्ल्यूबीसी या पूरे ब्लड सेल की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, जिसमें न्यूक्लियस किडनी शेप का पाया जाता है। किस शेप में पाया जाता है? किडनी शेप में न्यूक्लियस पाया जाता है। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है। और इसका मुख्य कार्य जो होता है वो होता है एंगल्फिंग। फॉरजन बाहर से आने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, उनको एंगल्फ कहा जाता है, खा जाता है, निगल जाता है, और बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में फंक्शन क्रिएट हेल्प करता है। बात समझ आ गई? और ओवरऑल अगर जैसे आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? आरबीसी का मुख्य कार्य होता है कि वो होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। इसी तरह से जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रोटेक्शन करना, फॉरेन पार्टिकल से, फॉरेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम जो होता है वो डब्ल्यूबीसी करती है। अब डब्ल्यूबीसी में अलग अलग प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है, तो अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। जैसे लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है, न्यूट्रोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया, ये एंगल्फिंग का काम करते हैं। इस्नोफिल जो होती है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। तो ये बेसिक तरह की जो सेल्स होती है वो अलग अलग बेसिक उनका कार्य होता है। इज इट क्लियर? तो आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई। नाउ प्लेटलेट्स की बात। अब प्लेटलेट्स मैं आपको शॉर्ट में ही बता देता हूँ प्लेटलेट्स क्या होता है। चलिए, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लेटलेट्स थ्रोम्बस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ब्लड कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लेटलेट्स जो होता है वो एक स्पाइंडल शेप्ड का सेल्स होता है, या इरेगुलर शेप का सेल्स होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर होता है,
जो 2 से 3 माइक्रोमीटर डायमीटर की साइज जिसकी होती है। प्लेटलेट्स की जो साइज होती है वो 2 से 3 माइक्रोन डायमीटर्स की होती है। और जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं ये एक्चुअल में सेल्स नहीं होते, एक्चुअल में ये एक फ्रेगमेंट होते हैं, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होते हैं जो मेगा कैरोसाइट के ब्रेकडाउन से बनते हैं। किसके ब्रेकडाउन से बनते हैं? मेगा कैरोसाइट्स के, ठीक है। और प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, अभी याद रखें, ऐसा नहीं प्लेटलेट्स में अपना कोई न्यूक्लियस है। प्लेटलेट्स में कैसे बनता है? एक मेगा कैरोसाइट बड़ी सी सेल होती है और ये सेल जब ब्लास्ट करती है तो इसमें से छोटे छोटे इस तरह से फ्रेगमेंट निकल जाते हैं और इसी फ्रेगमेंट को बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो होता है वो बहुत साइज में बहुत छोटा होता है, 2 से 3 माइक्रोन डायमीटर की साइज होती है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है क्लॉटिंग में, ब्लड को क्लॉट कराने में थ्रोम्बोसाइट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये थॉम्बस फॉर्मेशन करता है और थॉम्बस कोगुलेशन के लिए कंपलसरी होता है। नॉर्मल वैल्यू की बात कर ले तो प्लेटलेट्स की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख प्रति माइक्रोन लीटर होती है, ठीक है। इज इट क्लियर? फंक्शन हो गया, मार्फोलॉजी हो गई, नॉर्मल वैल्यू हो गया। अब जब आगे हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको एक एक सेल्स के बारे में पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। ये तो हुआ ब्लड्स के बारे में। अब ब्लड के फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो क्योंकि ब्लड जो है, ब्लड हमारी बॉडी में क्या काम करता है, तो ब्लड के कार्य के बारे में बात कर लेते हैं कि ब्लड का मुख्य कार्य क्या होता है। चलिए, अभी ये तो हमारा जो था वो हुआ सेलुलर कंपोनेंट, ब्लड का सेलुलर कंपोनेंट। अब ब्लड का जो लिक्विड कंपोनेंट है हम उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ब्लड का जो लिक्विड कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है उसका, तो जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि प्लाज्मा बना किन चीजों का होता है। तो प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड होता है। तो प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में 92 से 93% मात्रा जो होती है वो वाटर का होता है। किसका होता है? वाटर का। 92 से 93% अकेले वाटर होता है। इसके अलावा प्लाज्मा में बहुत सारी ब्लड गैसेस होती है, जैसे ऑक्सीजन की मात्रा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसके अलावा प्लाज्मा में ब्लड के 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन है? वो है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। 92% 93% वाटर होता है, 5 से 6% जो होता है वो प्रोटीन होती है, और वो प्रोटीन होती है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गए, लिपिड्स हो गए, विटामिन हो गए, ये सारी चीजें पाई जाती है। बहुत सारे हार्मोन सर्कुलेट करते रहते हैं। और इसके अलावा प्लाज्मा में वेस्ट प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट से रिलीज होते हैं और ब्लड में जाते हैं, और फिर वो अलग अलग एक्सक्रेटरी सिस्टम के द्वारा, जैसे किडनी हो गई, स्किन हो गया, और बहुत सारे एक्सक्रेटरी सिस्टम्स हैं जिनके माध्यम से ये क्या किया जाता है, ये निकाल दिया जाता है। तो प्लाज्मा में जो मुख्य रूप से वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया होता है, यूरिक एसिड्स होता है, क्रेटिनाइन्स होता है, बिलुर्बिन्स होते हैं, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है जो जिसमें 92 से 93% वाटर होता है, 6% के अप्रोक्सीमेटली ब्लड प्रोटीन्स होती है, और बाकी में ब्लड गैसेस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ईटीसी, और भी बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। ठीक है, ये तो रहा प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंस पार्ट है हमारे लिए, जो इंपॉर्टेंस टॉपिक है, वो है ब्लड का फंक्शन, ब्लड का कार्य। देखिए, हमारी बॉडी में हम सभी जानते हैं ब्लड पाया जाता है, और ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंस फंक्शन होता है। ब्लड का सबसे जो इंपॉर्टेंस कार्य होता है वो कार्य होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड गैसेस, स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड गैसेस। कहां से ट्रांसपोर्ट करते हैं? ये ब्लड गैस को कहां से लेते हैं? जैसे लंग से ब्लड गैस को लेते हैं और टिश्यू तक पहुंचाते हैं, और टिश्यू से फिर गैस को ये पिकअप करता है और फिर कहां ले जाता है? फिर दोबारा लंग्स से ले जाता है। मतलब एक तरह से सर्कुलेशन पूरा कराता है। पहले लंग से ऑक्सीजन लेंगे, बॉडी के हर ऑर्गन को देंगे, हर पार्ट को देंगे, हर टिश्यू को देंगे, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेंगे और फिर वो ले आकर के कहां पे देंगे? लंग्स को देंगे। बात समझ आ गई? तो पहला काम है ब्लड गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंस कार्य होता है ब्लड का, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। अब बॉडी में हर सेल्स के पास मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही होती है, हर सेल के पास ब्रेकडाउन का प्रोसेस हो रहा है, एनर्जी रिलीजन का प्रोसेस हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में तो ये जो वेस्ट बनते हैं बॉडी के अलग अलग टिश्यू में, अलग अलग सेल में जो वेस्ट बनते हैं, उन वेस्ट को कलेक्ट कर करके ले आकर के लंग्स को देना, किडनी को देना, स्किन को देना, इंटेस्टाइन को देना, किसके लिए देते हैं? रिमूवल के लिए देते हैं।
तो ब्लड क्या करता है, पूरे बॉडी के टिश्यू से जो वेस्ट प्रोडक्ट, खराब की चीजें बनती है, उनको बॉडी के अलग अलग पार्ट में ले आकर देता है ताकि उनको बॉडी से बाहर निकाला जा सके। दैट मीन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल। ठीक है। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना, बॉडी में एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो ब्लड एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है। ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, वाटर बैलेंस का काम करता है, टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है, जो जरूरत की चीजें होती हैं जैसे हार्मोन्स हो गया, विटामिन हो गया, साल्ट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, इन सबका भी ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ब्लड करता है। ठीक है। तो मुख्य रूप से ये सारे के सारे फंक्शंस कौन से हैं, ब्लड के हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग भी ब्लड के कंपोनेंट्स के द्वारा किया जाता है ताकि बॉडी में अगर कभी डैमेज हो, कभी चोट लगे तो ओवर ब्लीडिंग ना हो और ब्लड लॉस ना हो। तो ब्लड क्लॉटिंग भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ब्लड का। तो ये ब्लड का कार्य है। इसके बाद भी अगर आपके पास ब्लड से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक में हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, उनके बारे में डीप स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।